अच्छा भाई, जितने पेपर तुम सॉल्व करोगे ना उसमें एक एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है ये, ठीक है। और बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर का है ये 4 सितंबर शिफ्ट 1 का, 4 सितंबर शिफ्ट 1, 4 सितंबर और आपका शिफ्ट 1। एक चीज, एक तो हमारी बुक ना एक बेसिक चीज है किसी भी चीज के लिए, सीखने के लिए। क्या कोई बात नहीं, आवाज ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। और कौन दिख रहा है? मैं नहीं दिख रही तो। अच्छा अच्छा, बोर्ड की वजह से किया हुआ है वो। लो अब देखूंगी, अब सब कुछ देख लो। वो बोर्ड के लिए करते हैं बस, बात ज्यादा नहीं है। क्या है इसके अंदर? एक तो बेसिक हमारी बुक में से सिर्फ हमें मेन कॉन्सेप्ट उठाना है और कुछ नहीं उठाना, बाकी सारा हमें प्रीवियस ईयर में जितना भी चीजें आई हुई है ना सारी की सारी वो उठानी है। अब ये मेमोरी का टॉपिक बुक में कहीं भी नहीं है, सिलेबस में कहीं भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो लिख लो, हमारी जो मेमोरी होती है ना वो दो तरीके की होती है। मेमोरी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, मेमोरी का क्वेश्चन आपका टीचिंग में इंक्लूड होता है। हमारी मेमोरी जो है दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, दूसरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि कुछ टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जब हम सारे के सारे भाई बहन एक साथ बैठते हैं, ठीक है, तो बचपन का कोई ना कोई किस्सा उठ के जरूर आता है ना कि भाई हाँ उस टाइम ऐसे किया, ऐसे होता था, उस टाइम ये चीज होती थी, उस टाइम ऐसा होता था। ये वही चीज है जो जिस मेमोरी को हम भूल जाते हैं वो हमारी क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सारी चीजें नहीं याद होंगी आपके बचपन की, लेकिन जो उल्टी सीधी हरकतें कर रखी होंगी ना वो सारी याद होंगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जो लंबे समय तक हमें याद रहती है, जो लंबे समय तक हमें याद रहती है। अब क्वेश्चन यहां से निकल के आया है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हमारी दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट और दूसरी होती है इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो रही है या जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो सकती है, और एक वो है जो इम्प्लीसिट मेमोरी है जो सिर्फ मेरे अंदर ही है, जो मेरे अंदर ही है। क्या आप मेरे इमोशंस का पता लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। आप मेरी फीलिंग्स का पता लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। मैं आपकी फीलिंग्स का पता लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। लेकिन आपके टेस्ट के रिकॉर्ड पता लगा सकते हो ना, तो वो मेमोरी क्या है? एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट जिसका पता नहीं लगता। मैंने सामने वाले को कुछ ऐसी वर्डिंग बोल दी, मुझे नहीं पता कि उसका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे कैसा था, तो वो चीज क्या है? आपका इम्प्लिसिट है। और एक्सप्लिसिट, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन यहां से ये निकल के आता है कि भाई उन्होंने क्या किया, यहां से मेमोरी का, यहां से ये वर्ड उठाया लॉन्ग टर्म मेमोरी, और यहां से ये जो स्टेप है ना ये मिस कर दिया। इसके बाद के नेक्स्ट के स्टेप उठा लिए कि कौन सी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंक्लूड होगी, क्योंकि आगे टाइप्स इसके भी हैं, आगे टाइप्स इसके भी हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी वहीं खत्म हो गई, जो है ही छोटे टाइम के लिए। वो मूवी देखी थी, कौन सी थी? गजनी। शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें क्या आएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लिखो इसके अंदर, एक्सप्लिसिट में हमारी दो टाइप्स की मेमोरी इंक्लूड होती है। एक आता है आपका सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक के अंदर लिखो ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है। अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड सिमेंटिक जो मेमोरी होती है वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है। और ये जब वर्ड है ना, ये कम्युनिकेशन का वर्ड है। और दूसरी वर्डिंग में लिख सकते हो आप जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। जनरल की स्पेलिंग गलत है, बताना, स्पेलिंग बताना। GEN आएगा ना? GEN, जनरल नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड। जनरल नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड, जिसके अंदर ना फैक्ट इंक्लूड होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है।
और अब इसी वर्ड को मैं आपको कम्युनिकेशन में डिस्क्राइब कर रही हूँ। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैंने किसी पर्सन को कोई भी बात बोली, ठीक है, मैंने इन पॉजिटिव वे बोली, सामने वाले ने उस बात को नेगेटिव में ले लिया, सामने वाले ने उस बात को नेगेटिव में ले लिया, तो वहां पे क्या है, वहां पे सिमेंटिक बैरियर आ गया। ये बैरियर का एक टाइप है, वहां पे क्या सिमेंटिक बैरियर आ गया। और बैरियर क्या होता है, जब हम सामने वाले पर्सन की बात को समझ नहीं पाते हैं या डिफरेंट वे में डिस्क्राइब कर लेते हैं उसको कि भाई हाँ एक्सप्लेनेशन जो नहीं, उसने ना मुझे इस तरीके से बोला होगा, ठीक है, वो क्या है, वो सिमेंटिक बैरियर है। जब अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आती है, मैंने बोला पॉजिटिव वे में, नहीं पढ़ोगे तो भी पेपर रह जाएगा, तो मैंने क्या बोला, ये मैंने ये बोला ना कि अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो पेपर के ऊपर डिफिकल्टी आ जाएगी। लेकिन सामने वाले ने क्या सोच लिया, सामने वाले ने सोचा कि मैडम ने हमें पॉइंट आउट करने के लिए तुम पढ़ते नहीं हो। वो चीज क्या, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। और वैसे सिमेंटिक मेमोरी में यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आएगा कि मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर एपिसोडिक। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एपिसोडिक यानी कि एपिसोड के फॉर्म में जब कोई भी मेमोरी हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। पास्ट एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, पास्ट इवेंट, ये एक्सपीरियंस मत लिखो, इवेंट लिखो, पास्ट इवेंट्स, बचपन की कोई भी चीज या एपिसोड के फॉर्म में याद है, स्कूल की याद है, कॉलेज की याद है, फ्रेंड्स के साथ याद है, कोई भी चीज होगी वो किस में आ जाएगी, हमारी एपिसोडिक में आएगी। एपिसोड के फॉर्म में जब हमें कोई भी चीज जो है याद रहती है। नेक्स्ट लिखो इम्प्लिसिट में, इसको बोलते हैं हम प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी यानी कि प्रोसीजर चलता है एक किसी भी चीज का, प्रोसीजर चलता है किसी भी चीज का, इसके अंदर ना हमारे एक्शंस इंक्लूड होते हैं। एक्शंस, मैंने किसी भी चीज को कैसे सीखा है, हाउ वर्ड यूज होता है। जैसे आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तो मैंने क्या पूछा आपसे कि आपने इस लैंग्वेज को कैसे सीखा है, गुड मॉर्निंग, खुल की आंख, ठीक है। मैंने आपने जो है हाउ, HOW हाउ, ऐसी ही है मेरी राइटिंग, अच्छी नहीं है, होलो नहीं यार, हाउ है ये, ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो। HOW हाउ, कोई भी चीज आपने कैसे सीखी है, आपने फ्रेंच लैंग्वेज कैसे सीखी मुझे भी बताओ, ठीक है। हाउ, हाउ वर्ड किसके अंदर यूज होता है, प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर इंक्लूड होता है। एक लिखो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल मेमोरी, इसको हम कंडीशनल मेमोरी भी बोलते हैं, इमोशनल कंडीशनल मेमोरी। अब मैं इसका क्वेश्चन नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसको खोलूंगी टाइम लग जाएगा। बता दिया मैंने, 4 सितंबर की शिफ्ट 1 में आई है, ऊपर लिख लेना, ठीक है। एक चीज पेपर के हिसाब से ना हर बार पैटर्न मुझे चेंज करना पड़ता है। वो जो मैंने आपके नोट्स वगैरह दिखाए थे ना, जो घर पे रखे नोट्स रखे हैं, वो नोट्स इन पेपर के लिए अब एप्लीकेबल नहीं है, वो मेरे टाइम के लिए एप्लीकेबल थे। आप लोगों के लिए मुझे डेली नोट्स बनाने पड़ते हैं, डेली। जो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है वो चीज़ आपको देके फायदा क्या है फायदा। कितने नोट्स पड़े हुए हैं और वो 3rd टाइम के नोट्स हैं और ये अभी भी बन रहे हैं। तो हमें पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाना कि भाई हाँ भाई पढ़ रहे हैं हमने तो बुक पढ़ लिया, ये कर लिया, वो नहीं, पेपर के अकॉर्डिंग कि पेपर में क्या आ रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ प्रोसीजरल में हो गया। इमोशनल अटैचमेंट में क्या आ जाएगी, हमारी फीलिंग्स चली जाएंगी, फीलिंग्स, फीलिंग्स दिख रहा है उधर से, अब देखा, अब देखी मैं, इसमें फीलिंग्स चली जाएंगी, अटैचमेंट चली जाएंगी। अच्छा, फीलिंग्स के लिए और अटैचमेंट के लिए मैंने एक वर्ड बताया, एक क्या 36 वर्ड बताया है, बताओ जरा। फीलिंग्स के लिए और अटैचमेंट के लिए एक वर्ड बताया हुआ है? हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और है इम्प्लीसिट में, इसको बोलते हैं प्राइमिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, अभी रिपीटेड फॉर्म में है प्राइमिंग। प्राइमिंग में इंक्लूड होते हैं आपके पास्ट के एक्सपीरियंस,
पास्ट के एक्सपीरियंस। एक चीज ध्यान देना, मैंने एक में लिखवाया है पास्ट के इवेंट्स और एक में लिखवाया है आपका पास्ट के एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस उस चीज में बहुत गंदा रहा है। अब जैसे मैंने 2 महीने पहले, 2 महीने लगातार एक बार मैंने लिया किसी चीज का सेकंड पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया, तो वो यूजफुल नहीं रहा, यानी कि वो 15,000 रुपये पानी में गए। ठीक है, जिसका बच्चा यूज ही ना कर पाए तो वो पानी में ही गए। फिर एक लिया, वो जो सेकंड पेपर की आईडी जो तुम्हारी चलती है, नाम नहीं ले सकते क्योंकि, ठीक है, सेकंड पेपर की जो तुम्हारी आईडी चलती है वो किसी बच्चे ने वो चेंज कर दिया, क्या बोलते हैं उसका, नंबर और आईडी चेंज कर दिया, उसमें 19,000 रुपये गए। एक साथ गए हैं ये पानी में ही गए हैं। उसके बाद फिर तीसरे महीने की बात आई। तीसरे महीने में क्या हुआ कि एक आईडी ली थी और उस आईडी का मतलब ईएमआई ना भरने की वजह से वो आईडी बंद हो गई। तो वो क्या है, जितने भी भरे हुए थे वो सारे के सारे पानी में गए। तो वो चीज़ क्या है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस। और किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मैं वो लूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं वो मतलब वो ना बेनिफिशियल नहीं है, आप वहाँ से पीडीएफ नहीं निकाल सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे आपको सेकंड पेपर की पीडीएफ मिल जाती है तो वो चीज़ क्या है, एक्सपीरियंस अच्छा है। और अगर ना मिल पाए तो वो चीज़ क्या है, एक्सपीरियंस गंदा है। तो वो क्या हमारा प्राइमिंग में इंक्लूड हो जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस हमारा गुड रहा है या बैड रहा है। नॉर्मल सी चीज़ है। वो मुहावरा सुना, लोकोक्ति है, दूध का फुका छाछ भी फूक फूक के पीता है। वो क्या है, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, होलो हाओ HOW। कैसे बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए मेरी। समझ में आया? कोई दिक्कत इसके अंदर से? क्वेश्चन फिक्स है, पता नहीं किसकी किस्मत होएगी जिनके में ये क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, अभी 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 रुक जाओ, अभी पूरा कर लो इसको। नेक्स्ट लिखो, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है ना, उसको हम डिक्लेरेशन मेमोरी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। स्पेलिंग बताना भी डिक्लेरेटिव की। DECLARATIVE। सोच कितने सोच के बोल रहे हैं। आपको बताते हैं, जब हम सामने बैठे होते हैं ना तो हमें चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन जब हम यहाँ पे होते हैं ना, वर्ड्स पता नहीं चलते कौन सा वर्ड कहाँ लिखा गया है। ठीक है, जैसे ODI में भी एक दो जगह मुझसे गलतियां हो जाती हैं, प्लस माइनस करने में। माइंड में तो वही चल रहा होता है, लेकिन लिखने में, बोलने में वो जो गलतियां हो जाती है, वो क्या है, वो इसके पास खड़े होने की वजह से है कि भाई हाँ जरूर से जूम हो जाता है ना, वो तो पता नहीं चलता। आज ये डिक्लेरेटिव है तो ये क्या हो जाएगी, अच्छा, नॉन डिक्लेरेटिव। ठीक है, अच्छा, ये जो मेमोरी है ये आपकी कॉन्शियस होती है। अब कॉन्शियस की स्पेलिंग बताओ। नॉन वो लिखा, नॉन डिक्लेरेटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी को साइड में रख दो, उसको तो कुछ काम है ही नहीं। यहाँ काम सारा इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का। कॉन्शियस की स्पेलिंग बता दो, लिख लिख कर देख रहे हैं। आई, अगर ये कॉन्शियस है तो ये क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्शियस। भाई मैं अंग्रेज नहीं हूं, मेरी भी गलतियां होती हैं इंग्लिश में, हम तो सीख रहे हैं अभी। आया भी समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत? इसी मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं। इसी को हम जो डिक्लेयर हो सकती है, डिक्लेयर मेरे फैक्ट हैं, डिक्लेयर हो सकते हैं ना, मेरी पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ कि भाई हाँ ये एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है, पास्ट इवेंट्स। इम्प्लिसिट जिसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, मेरे एक्शंस को मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती, आपको वो सीखनी पड़ेगी। मैंने गाड़ी चलाना कैसे सीखा, मैं बता थोड़ा ना सकती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ, बता नहीं सकती इसको, जिसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। इमोशंस, मेरी फीलिंग्स नहीं किया जा सकता। इसमें एक वर्ड लिख लो, एस्थेटिक, ASAESTHTIC, एस्थेटिक, ई लगा लेना बीच में, एस्थेटिक। अच्छा नेक्स्ट देखो, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है ना, वो हमारे सेंसेस के बेस पे होती है, सेंसरी बेस्ड। शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी बेस्ड मेमोरी होती है, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। ठीक है,
नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हॉट मीडिया और कूल मीडिया का है। हॉट मीडिया क्या होती है और कूल मीडिया क्या होती है, इसको इरेज कर दूं, कर दूं, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो हॉट मीडिया कूल मीडिया। ये जो क्वेश्चन है ना इस शिफ्ट में, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन बता देती हूँ इसका, इन्होंने लॉन्ग टर्म का पूछा हुआ था। इरेज कर दूं पहले। लॉन्ग टर्म में पूछा हुआ था और क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है एपिसोडिक, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पे है सिमेंटिक। क्वेश्चन क्या था? अरे लॉन्ग टर्म का पूछा हुआ है, सिंपल कि क्या चीज इंक्लूड होगी क्या चीज नहीं होगी। थर्ड प्रोसीजरल मेमोरी, फोर्थ पे प्राइमिंग और फिफ्थ पे कंडीशनिंग। सब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, सब टाइप, इसके सब टाइप कौन से हैं? एक और दो, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बस वो नहीं इंक्लूड होएगा। 4 इंक्लूड होंगे, एक नहीं इंक्लूड होएगा, ये नहीं इंक्लूड होएगा, ये तो हमारा उसके अंदर चला गया ना इम्प्लिसिट में। ये तो फिर सारे आएंगे, फिर सारे आएंगे। आंसर क्या है इसका? ओ भाई आंसर सारे हैं इसके सारे हैं, ऑल ओवर है। ए बी सी डी ई सारे ही हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाँ कंडीशनिंग है, लिखवाया तो है। नॉन उसमें इम्प्लिसिट में लिखवाया, इमोशनल में कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है? किसी एक पर्सन का बिहेवियर को चेंज करना, कंडीशनिंग कि मैंने उसका बिहेवियर परमानेंट चेंज कर दिया। किसी के बिहेवियर में परमानेंट चेंज करना इज कंडीशनिंग। किसी के बिहेवियर में, क्वेश्चन पूछा हुआ है कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? किसी के बिहेवियर में परमानेंट चेंज करना। परमानेंट चेंज कैसे होगा? कि वो उस आदत को छोड़ ही चुका है, वो उस आदत को छोड़ ही चुका है। जैसे बचपन में बच्चे जैसे शरारतें करते हैं ना, कोई एक आधी गंदी शरारत कर दी तो माँ पकड़ कूट देती है, पकड़ कर उसको बुरी तरह से, दोबारा वो करता ही नहीं है उस चीज को। ठीक है, वो चीज क्या, वो उसकी कंडीशनिंग कर दी। कंडीशनिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कि भाई प्यार से कुछ दे दिया, और नेगेटिव कूट दिया, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब वाले जो टीचर्स होते हैं वो तो चलो नहीं कुछ कहते हैं स्कूल में, लेकिन पहले वाले तो तोड़ तोड़ के ना हड्डियां जोड़ के बेचते थे, तोड़ भी दी और जोड़ भी दी, और घर में पता भी नहीं चला। ऊपर से घर वाले और जाके बोलाते थे कि भाई तोड़ो भी पकड़ के इनको, हैं साथ में घर वाले और बोलाते थे तोड़ो, हमारी तरफ से तो छूट है पूरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बताया था मैंने टॉपिक? हॉट मीडिया और कूल मीडिया। हॉट मीडिया और आपका कूल मीडिया। इसी का दूसरा नाम लिखो, हॉट मीडिया और कूल मीडिया का। हॉट मीडिया पे लिखो हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मीडिया। हॉट पे लिखो हाँ हाई डेफिनेशन मीडिया। कूल मीडिया का बोलते हैं लो डेफिनेशन। ठीक है, हाई डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें क्या कहते हैं, हाई डेफिनेशन में हम सिंपली एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी चीज को क्लैरिटी करने के लिए, जैसे फोटो है, फोटो एग्जांपल है इसका एक हॉट मीडिया का, कि जिसके अंदर जैसे फोटो है
तो फोटो अगर मैंने दिखा दी ना तो उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इसमें क्या आएगा, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, नो नीड ऑफ एक्सप्लेन, हाँ जी ये एग्जांपल है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखो, फोटो का एग्जांपल आएगा, इसमें आएगा आपका टीवी का एग्जांपल, इसमें आएगा एग्जांपल आएगा आपका फिल्म का एग्जांपल, जिसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की और इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आएगा आपका एग्जांपल वीडियो का, कोई भी वीडियो चल रही है, कोई भी फिल्म चल रही है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी स्टैंडर्ड, हाई रहता है इसके अंदर, क्वालिटी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसके अंदर हमारा सेंसरी सिस्टम यूज होता है पूरा पूरा, किसी चीज को देखने के लिए हमारा सेंसरी सिस्टम यूज होगा ही होगा। अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई भी चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, तो हमारा क्या है, सेंसरी सिस्टम यूज होता है, यूज सेंसरी सिस्टम, मेरी ज्ञान इंद्रिया यूज होती हैं इसके अंदर हाई प्रोफाइल लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कूल मीडिया पर। इसके अंदर क्या होता है, कूल मीडिया में हमें लार्ज ऑडियंस की जरूरत पड़ती है, नीड लार्ज ऑडियंस। इसमें हमारा एग्जांपल चलता है स्पीच, आपको स्पीच देने के लिए, आपको लेक्चर देने के लिए, अब आप लेक्चर 2 जनों को तो दोगे नहीं ना, हम लेक्चर जो है 2 जनों को नहीं देंगे, तो हमें क्या है, ज्यादा ऑडियंस की जरूरत पड़ती है। और लिखो इसमें एग्जांपल आएगा इसमें कार्टून का, मतलब जिस चीज को आपने कोई भी कार्टून देखा, जैसे एक बड़ा फेमस कार्टून नहीं कह सकते, सीरियल कह सकती हूँ, नहीं एक जो बड़ा सीरियल सा है, मतलब नहीं सीरियल बोल रही हूँ मैं, दया बहन वाला, कौन सा है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। मैंने सीरियल बोला है, नहीं बोला सीरियल, सीरियल। अब जैसे मैंने नहीं देखा वो कभी भी, अगर मैं उसको देखने बैठूंगी तो मैं जो उसका प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म यानी कि किस बेस पे वो है, मैं नहीं समझ पाऊंगी उसको, जब तक मैं उसके 2, 3, 4 एपिसोड नहीं देख लूंगी, नहीं समझ सकती। ना ही मुझे ये पता चलेगा कि वो मतलब कि कॉमेडी शो है, ना ये पता चलेगा किस चीज़ पे बेस है, किस चीज़ पे बेस नहीं है वो चीज़। यानी कि जिस चीज़ को देखने से मुझे एक ही बार में चीज़ें समझ ना आए तो उसको हम बोलते हैं कूल मीडिया। और जिसको एक ही बार मैंने एक फोटो देख ली, ठीक है, मैंने आपको जंगल की फोटो दिखा दी, शेर की फोटो दिखा दी, आपको क्या पता चला, शेर है ना, उसके अलावा मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं है। जैसे आजकल मूवी ट्रेंड पे चली हुई है, कौन सी है, पुष्पा 2, देखा है वो चीज क्या है, वो आपका हॉट मीडिया में आएगा, ठीक है। लिखो और लिखो इसके बारे में, कार्टून आ जाएंगे इसके अंदर आपके, कार्टून कार्टून का एग्जांपल लिखो, टॉम एंड जेरी। अब ये टॉम एंड जेरी ना बंद हो चुका है, ठीक है, जो इसका न्यू एपिसोड है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने ये देखा हुआ है उनके लिए, उनको तो पता है इसके बारे में, जो नहीं देख रहे उनको क्या पता होगा इसके बारे में, टॉम एंड जेरी है क्या, गाने भी बने हुए हैं इसके ऊपर, टॉम एंड जेरी के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें डिमांड रहती है पार्टिसिपेशन की, डिमांड ऑफ पार्टिसिपेशन की, भाई आप पार्टिसिपेट करो, डिमांड ऑफ पार्टिसिपेशन, कि भाई आप इसमें डिमांड करो। इसके अंदर जो सेंसरी सिस्टम होता है लेस यूज होता है, लेस सेंसरी डाटा, भाई सेंसेस ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी इच्छा है, अगर मैं बोल रही हूँ, आपकी इच्छा है सुनने की तो आप सुनोगे, नहीं इच्छा है तो हम लेट गो करने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं सुनना, साइड हो जाओ, ठीक है। लेस सेंसरी सिस्टम, और इसमें क्या होता है, सेंसरी सिस्टम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और भी कुछ लिखा था, पता नहीं कहाँ गया,
इसमें इंटरप्रिटेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, नीड मोर इंटरप्रिटेशन, और इसमें क्या होती है, कम इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, उसमें ज्यादा पड़ती है। लो वाला कौन सा है, लो, इसमें लिखो हाई लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नीड मोर इंटरप्रिटेशन, और दे सेम ही मतलब है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम्हारे तो काम आसान कर रही हूँ मैं कि भाई हाँ तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखनी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर है इसका 8th, सेम इसका 4 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 8th। इसमें एग्जांपल लिखो, लो वाले में रेडियो और फोटोग्राफ। सर नहीं, फोटोग्राफ तो हमारे लार्ज वाले में है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर लेस ऑडियंस। मैंने क्या लिख दिया, इसमें नीड मोर इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे आएगा लेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि फोटो से हमें ज्यादा सीखने के लिए मिलता है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल लिख लो इसमें भी, इसमें रेडियो, इसी का ही है एग्जाम्पल, टीवी, मूवी, रेडियो चला कर छोड़ दो, हमारे सेंसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस की जरूरत नहीं है, मैंने चलाया आपने देख लिया। स्पीच के लिए क्या है, आया समझ। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसका, इसका ये पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहन एग्जाम्पल ऑफ हाई डेफिनेशन मीडिया, हाई डेफिनेशन मीडिया के एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट दिया हुआ स्पीच, सेकंड दिया हुआ फोटोग्राफ, थर्ड दिया हुआ हाई डेफिनेशन के टाइप्स पूछे हुए हैं कि हाई डेफिनेशन में क्या आएगा, स्पीच आएगा, फोटोग्राफ आएगा, आपका रेडियो आएगा, सिनेमा आएगा, या फिर कार्टून आएगा। ठीक है, फोटो आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, पर सिनेमा आ जाएगा, BCD एग्जाम्पल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, तो फिर इरेज कर दो। ये चीजें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी हमें। पेपर हमारे हाथ में कब का आया हुआ है पता है, अक्टूबर का तो आया हुआ है ना, और हम बुक के पीछे लेट गो करते करते दिसंबर में पहुंचे गए, तब जाके हार के प्रिंट निकाले गए, तब जा चीजें हो पा रही हैं। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड लिखो, एटिक, ETIC। एक वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं इसको संचार के व्यवहार परक दृष्टिकोण का स्वरूप डैश है, व्यवहार परक। एटिक अप्रोच, इसका मतलब होता है टू स्टडी द कल्चर, टू स्टडी द कल्चर। एक वर्ड है रूब्रिक, एक ही बार में, हिंदी में लिखना है इसको, एक ही बार में पोर्टफोलियो को समझना,
एक ही बार में। पोर्टफोलियो को समझना। अब ये पोर्टफोलियो क्या है? बच्चों का प्रोग्रेसिव कार्ड देखा है आपने? प्रोग्रेसिव कार्ड यानी कि जो उनका रिजल्ट कार्ड होता है। अब उसमें ना कार्ड में ये लिखा रहता है कि भाई इधर लिखा हुआ है ड्राइंग, इधर लिखा हुआ है राइटिंग, इधर लिखा हुआ है स्पीकिंग कैसी है बच्चे की, और इधर क्या है, यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, यहाँ पे फलाना ढिमकाना जो भी लिखा हो उन्होंने यहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया, इधर टिक कर दिया, इधर टिक कर दिया। हमें देखते ही पता चल गया कि उन्होंने मेरे बच्चे को किस चीज में अच्छा बताया हुआ, किस चीज में बुरा बताया हुआ। इसको बोलते हैं हम रूब्रिक। एक ही बार में बच्चे के पोर्टफोलियो को देखकर और चीजों को समझ जाना कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको बोलते हैं रूब्रिक। रूब्रिक एक ही बार में, यानी कि एक बार। ऐसा नहीं है ना कि मैं मैडम से एक एक करके पूछ रही हूँ। जैसे पीटीएम होती है तो पीटीएम रिटर्न में थोड़ी ना होती है, वो तो ओरली होती है। ओरली में क्या पूछते हैं, हमारा बच्चा कैसा चल रहा है, सिंपल सी चीज है। तुम्हारी हुई होगी पीटीएम, लेके गए हो मम्मी पापा को, ठीक है पोर्ट। और ये क्या होता है, रूब्रिक। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, आंसर पता नहीं क्या था इसका। अच्छा, जो ये होता है ना टू स्टडी द कल्चर एटिक, ये जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। किसी के भी कल्चर को स्टडी करना भी यूनिवर्सल ही तो है, मैंने कोई सिलेक्टिव थोड़ी ना की है चीजें। एटिक ये यूनिवर्सल होता है। और यूनिवर्सल जहां पर वर्ड आ गया, लॉजिकल रीजनिंग याद आई यूनिवर्सल से, टीचिंग याद आई, रिसर्च, और क्या 5th यूनिट मैथ की उसमें भी है ये, 4th यूनिट कम्युनिकेशन की उसमें भी है ये यूनिवर्सल। अच्छा 10th यूनिट उठाओगे आप हायर एजुकेशन, उसमें भी है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सभी के लिए होती है, जो सभी के लिए होती है, जो सभी के लिए हो। राइटिंग सीखनी पड़ेगी मुझे, सभी के लिए हो यूनिवर्सल। और स्पेसिफिक क्या होते हैं, जो किसी किसी चीज के लिए होती है, किसी किसी के लिए होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम शिफ्ट का। सिंपल है, एक लाइन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है। एटिक अप्रोच का मतलब होता है यूनिवर्सल। उसके लिए पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए था, और ये ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये सिर्फ वो चीजें लिखवा रही हूँ जो बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, जो क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ ना, आप इनको वहां से देख के मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वहां से देख के मत लिखना, इनको इसमें से ही लिखना, या फिर ये वाला पेज हटा के और वहां पे स्टेपलर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर के टर्म्स पूछे हुए हैं कि इस टर्म का यूज जो है किस लिए होता है। फर्स्ट आता है आपका एडोब, और टॉपिक नहीं है भाई ये कोई, इलुस्ट्रेटर फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे दिया हुआ स्लाइडो, थर्ड नंबर पे दिया हुआ स्ट्रो पोल, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है कैमसेटिया, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है फ्लिप ग्रिड, ठीक है। जो हमारा फ्लिप ग्रिड है ना, ये वीडियो डिस्कशन के लिए यूज होता है, वीडियो डिस्कशन के लिए, कि आपने वीडियो में कोई भी डिस्कशन करनी है तो उसके लिए आपका ये यूज होगा। जो कैम स्टेडिया है ये आपके ये ट्यूटोरियल के लिए यूज होता है। ट्यूटोरियल क्या होता है भाई, ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में किसी भी चीज को समझाना। ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो के लिए यूज होता है, वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रो पोल, पोल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोल के लिए यूज होता है, पोल क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडो, स्लाइडो भी हमारा पोल्स के लिए यूज होता है, सेम।
एडोब इलस्ट्रेटर का मतलब होता है जो ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज होता है, ग्राफिक डिजाइंस के लिए यूज होता है, या फिर आर्ट वर्क के लिए यूज होता है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइन के लिए या फिर आर्ट वर्क के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए या आर्ट वर्क के लिए। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ तुम्हें, क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला हुआ है। एक टीचर जो है क्लास लेते हुए यानी कि ड्यूरिंग द सेशन पोल क्रिएट करना चाहता है बच्चों की इंक्वायरीज को लेने के लिए या डिस्कशन को लेने के लिए, तो वो कौन से दो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। तो नॉर्मल सी चीज है, पोल करने के लिए पूछा है ना उसमें, तो पोल करने के लिए तो इसमें से सिर्फ दो ही है, एक बी और एक सी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 रहने दो, आंसर के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। ये 1 है, ए बी सी डी और ई। तो ये तो वीडियो डिस्कशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए है, वीडियो डिस्कशन के लिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन के लिए, ये पोल के लिए है, स्लाइडो पोल के लिए, इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइन के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 25। कुछ क्वेश्चन ना इसमें हिंदी में भी दिया, मेरा खुद दिमाग खराब हो गया, आधे क्वेश्चन हिंदी में आधे क्वेश्चन इंग्लिश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है। इसका आंसर था बी और सी, स्लाइडो और स्ट्रोपोल है। कर दो, इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 28, इन्होंने क्या पूछा हुआ है, वैलिडिटी के बारे में पूछा हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, वैलिडिटी होता क्या है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो वर्ड हैं, और ये जो वर्ड है आपके, ये रिसर्च के वर्ड है। ठीक है, रिलायबिलिटी में इंक्लूड होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी किसी भी काम को लगातार करना। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले मुझे लगे 10 घंटे, उसके बाद मैंने दोबारा रिवीजन की, कितने घंटे लगे, 9 घंटे। दोबारा रिवीजन की, कितने लगे, 5 घंटे लगे, एकदम से कम हो गया। दोबारा रिवीजन की, कितने घंटे लगे, 4 घंटे। और रिवीजन की, कितने घंटे लगे, 2 घंटे। और रिवीजन की 1 घंटा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पेज पलटने वाले काम हो जाएंगे, वो क्या, वो कंसिस्टेंसी से होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। जब किसी भी काम को हम लगातार करते हैं, और लगातार अगर हम कर रहे हैं, तो हमारी जो काम होगा ना, वो हमारा क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस वर्क, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। कि बार बार किसी भी टेस्ट को, अब इसको रिसर्च में यूज कर रही हूं मैं किसी भी टेस्ट को बार बार कर रही हूं, तो उसमें क्या है, उसमें क्या होगा, रिजल्ट जो है वो सेम मिल रहे हैं मुझे, रिजल्ट जो है सेम मिल रहे हैं। एक टेस्ट था सेकंड पेपर का, वो टेस्ट 200 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन कितने हैं उसमें, 100। मैंने सेम टेस्ट को पहली बार दिया, तो मेरे 33 क्वेश्चन करेक्ट बने। कौन सी बार, पहली बार। मैंने दूसरी बार दिया, सेम क्वेश्चन में मेरे 10 मार्क्स इंक्रीज हो, 10 क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, तो 43 हो गए। मैंने सेम पेपर जो है तीसरी बार दिया, तीसरी बार में मेरे पहुंच गए वो 55। इंक्रीज हो रहे हैं ना। ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई हाँ चीजें हैं, दिख रही हैं। लेकिन मैं दोबारा रिजल्ट दे रही, दोबारा पेपर दे रही हूं, और मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है, मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है। जब हमारा किसी भी चीज का सेम रिजल्ट आता रहता है ना, बार बार रिसर्च में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, ये रिसर्च की चीजें हैं, उस चीज को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है रिसर्च में, जब मैं किसी भी डाटा की कैलकुलेशन करती हूँ या कलेक्ट करती हूँ, और बार बार सेम रिजल्ट आ रहा होता है, रिजल्ट उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो हम उस रिसर्च को उसी पॉइंट पर रोक कर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, और यही इसका एंड रिजल्ट है। इसके बाद इसमें रिजल्ट कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट, जब किसी रिसर्च का रिजल्ट जो है बार बार आता, वही सेम आता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट।
आ जाओ रिलायबिलिटी पे आ जाओ दोबारा से। मैंने बच्चों का टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, बच्चों के 10 में से हर बार 6 मार्क्स आ रहे हैं, हर बार 6, हर बार 6। ये चीज क्या है? रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी ये दिखाती है कि सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है। तुक्के से मार्क्स हर बार सेम नहीं आ सकते, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो मार्क्स जो है आपके सेम ही आने हैं, ठीक है? इंक्रीज होंगे लेकिन अपने टाइम पे इंक्रीज होंगे। आ जाओ, रिलायबिलिटी क्या होता है? वैलिडिटी जो है रिलायबिलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड पार्ट है ये इसका, वैलिडिटी में आएगा, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रिलायबिलिटी। वैलिडिटी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी, किसी भी चीज में एक्यूरेसी कितनी है। अब मेरा टेस्ट जो है 10 मार्क्स का था, मेरे 10 में से 10 मार्क्स आ गए, क्या मैं दोबारा उस टेस्ट को दूंगी? मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जो बच्चे नेट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी का 1 नंबर से रह जाता है, किसी का 2 नंबर से रह जाता है, वो चीज क्या है? वो रिलायबिलिटी है उनकी, बार बार दे रहे हैं। और जब उनका नेट क्वालिफाई होगा तो क्या दोबारा एग्जाम देंगे? वो नहीं देंगे ना। तो वो चीज क्या? वैलिडिटी। जो चीज हम चाहते हैं, जब हम रिसर्च में हमें वो चीज मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, जो चीज मैं प्राप्त करना चाहती थी वो चीज मुझे मिल गई। अच्छा, अब यहाँ पे केस आता है 50% का और 100% का। 50%, 100%, बताओ भाई क्या आएगा? रिलायबिलिटी किस में जाएगा, वैलिडिटी किस में जाएगा? रिलायबिलिटी किस में जाएगा, वैलिडिटी किस में जाएगा? 50% और 100%। दोबारा बोलना जरा। हाँ, क्योंकि वैलिडिटी एक बड़ी टर्म है। रिलायबिलिटी मेरा जाएगा 50% में और वैलिडिटी मेरा किस में जाएगा? सॉरी, रिलायबिलिटी जाएगा 100% में, लक्षणी, और ये जाएगा 50% में। क्यों जाएगा? क्योंकि वैलिडिटी अपने आप में बड़ी टर्म है, ठीक है? अगर आपको जेआरएफ भी क्वालिफाई करना है तो भी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा ना आपको। नेट क्वालिफाई होगा उसके बाद ही जेआरएफ क्वालिफाई होगा। आप वैलिडिटी की तरफ जब भी जाओगे, जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हो उसकी तरफ जाओगे तो रिपीटिशन तो चलेगी। ये जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है ये आपका रिलायबिलिटी है। प्रैक्टिस जो चल रही है वो रिलायबिलिटी है। पेपर जब हो जाएगा वो वैलिडिटी हो जाएगी, वैलिड हो जाएगा ना वो। क्या ये तैयारी वैलिड है अगर पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो? नहीं है ना, ये रिलायबल है। हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ वैलिडिटी का। वैलिडिटी में 2 वैलिडिटी मैं करवा रही हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिस भी चीज को हम डायरेक्ट कांट ऑब्जर्व, डायरेक्ट कांट ऑब्जर्व डायरेक्ट, या कांट मेजर, जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। कांट मेजर डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे वही सेम किसी की हैप्पीनेस, आप कितना % खुश हो क्या मैं बता सकती हूँ? आप कितने % स्ट्रेस में हो क्या मैं बता सकती हूँ? बता सकती हूँ। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है क्या मैं बता सकती हूँ? लिख लो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का एग्जांपल, हैप्पीनेस का एग्जांपल, सैडनेस का एग्जांपल, स्ट्रेस का एग्जांपल। सेकंड लिखो कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये रिपीटेड फॉर्म में है, थोड़ी सी कंफ्यूजन में है कि भाई इसके अंदर, क्योंकि सारी ही वैलिडिटी जो है ना कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। सारी ही वैलिडिटी कहीं ना कहीं एंड में जाकर टच करती हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से, एंड में जाकर, ठीक है? दूसरा पार्ट क्या बताया मैंने? कन्वर्जेंट, CONVERGENT, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी।
कन्वर्जेंट वैलिडिटी। लिखो, इसके अंदर आता है ये क्रेडिबिलिटी के लिए फेमस है कन्वर्जेंट। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि ट्रस्टवर्दी होना। ट्रस्टवर्दी, जिस पर्सन के ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ मैं उसके लिए ही यूज करूंगी ये चीज। ठीक है। कन्वर्जन जो वैलिडिटी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का सब पार्ट है, सब टाइप है। लिखो, इसमें सेम लाइन लिखनी है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज द सब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। किसका? कंस्ट्रक्ट का सब पार्ट है, सब पार्ट या फिर सब टाइप, सब टाइप है। ठीक है। कन्वर्जन के अंदर और लिखो, इसके अंदर जो रिजल्ट आता है ना मोर प्रिसाइज आता है। मोर प्रिसाइज यानी कि टू द पॉइंट, आंसर जो है टू द पॉइंट निकलेगा। जैसे अगर मुझे 200 को 2 से डिवाइड करना है तो प्रिसाइज है ना, ये सिंपल सी चीज है, प्रिसाइज है ना। लेकिन मैं हैप्पीनेस कैसे डिस्क्राइब करूंगी भाई? नहीं कर सकती ना, हैप्पीनेस सैडनेस नहीं कर सकती। तो इसके अंदर आंसर क्या होता है? टू प्रिसाइज आता है। प्रिसाइज यानी कि टू द पॉइंट आंसर आएगा, कि भी जितना होना चाहिए उतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर कोरिलेशन और कोफिशिएंट चलता है। कोरिलेशन और कोफिशिएंट, अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूं तो चीजें बहुत क्लियर आएंगी मेरी। कोरिलेशन और कोफिशिएंट, ये स्टैट के वर्ड है। ये स्टैट के वर्ड है, आप छोड़ दो इनको। सिर्फ ये याद रखो कि भी कोरिलेशन और कोफिशिएंट चलता है। कोरिलेशन का मतलब होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करके देखना कि वो उसके साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और कोफिशिएंट भी सेम ही पार्ट होता है लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है। ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन चलता है इसके अंदर, रिसर्च के अंदर काम चीजें यूज होती हैं ये। एक और लिखो, इसके अंदर इंटररेटर वैलिडिटी क्या होती है? इंटररेटर वैलिडिटी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। इंटररेटर वैलिडिटी, इंटररेटर वैलिडिटी, इंटररेटर वैलिडिटी सेम फिनोमिना को लिखो, सेम फिनोमिना को, एक ही चीज को, यानी कि एक ही चीज, फिनोमिना मतलब एक ही चीज को या एलिमेंट को, सेम फिनोमिना को दो अलग अलग ऑब्जर्वर या फिर रिसर्चर, दो अलग अलग ऑब्जर्वर या रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं। सेम फिनोमिना को, देखो कोई एक फिनोमिना, जैसे कोरोना टाइम पीरियड था, ठीक है, कोरोना टाइम पीरियड था। अब मेरे हिसाब से देखोगे तो चीजें अलग हैं, आपके हिसाब से पूछूंगे तो चीजें अलग मिलेंगी, सेम थोड़ा ना मिलेंगी। तो यानी कि एक सेम फिनोमिना को जब दो अलग अलग ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटररेटर। तो वैलिडिटी बोलते हैं। एक वर्ड और मैंने आपको करवाया था, कोहन के द्वारा दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको? पैराडाइम। पैराडाइम, पीओवी आता है इसके अंदर, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं, है ना। और वर्डिंग क्या बोली मैंने उससे पहले आपको? दो अलग अलग ऑब्जर्वर के द्वारा एक सेम फिनोमिना के बारे में क्या क्या राय आ सकती है। इसी सेम चीज को मैंने बताया हो, इसके अंदर पीओवी इंक्लूड होता है। पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, किसके द्वारा? कोहन के द्वारा दिया गया है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अलग अलग लोगों की विचारधारा, अलग अलग लोगों की विचारधारा, चेष्टा 1962 में आया था, है ना, कोहन के द्वारा। कोहन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसको बोलते हैं पैराडाइम। ये उस दिन मैंने करवाया था, पैराडाइम, PARADIGM। पैराडाइम क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लोगों की विचारधारा। और इसमें मैंने क्या बताया? कहाँ गया? इंटररेटर में दो अलग अलग ऑब्जर्वर, दो
अलग अलग ऑब्जर्वर जो है एक फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटररेटिव वैलिडिटी बोलते हैं। टू रिसर्चर ऑब्टेन ए सिमिलर रिजल्ट while investing a problem following different methodology. They measure the ठीक है। इसके अंदर एक चीज और लिखो, कन्वर्जेंट के अंदर डिफरेंट मेथोडोलॉजी का यूज करके, डिफरेंट कन्वर्जेंट के अंदर है डिफरेंट मेथोडोलॉजी का, मेथड प्लस लॉजिक, डिफरेंट मेथोडोलॉजी का यूज करके, डिफरेंट मेथोडोलॉजी का यूज करके जब सेम रिजल्ट निकाला जाता है रिसर्च में, डिफरेंट मेथोडोलॉजी का यूज करके जब सेम रिजल्ट निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इसकी वर्डिंग समझ में आ जाएगी, अभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। रिपीटिशन में होना जरूरी है। जैसे अभी के लिए क्या है, जैसे इसमें रिसर्च के वैलिडिटी के सिर्फ 4 टाइप्स आए हैं, दोबारा जब ये टाइप्स रिपीट होंगे ना उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। चौथा लिखवाया नहीं है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट है अभी के लिए इसके। कंस्ट्रक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेटिव अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोफिशिएंट किस में वर्ड यूज हुआ है और कोरिलेशन वर्ड किस में यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। क्वेश्चन तो और भी हैं बट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना अभी, इसलिए पेपर